नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, मरवाही उपचुनाव 2020 के लिए किसे व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as expenditure observer for the मरवाही by-election 2020? ठीक, एकदम फैक्चुअल चीज है। आपको पता होगा कि अभी मरवाही जो विधानसभा क्षेत्र है अजीत जोगी जी के निधन के बाद वो रिक्त पड़ा हुआ है, तो वहां पर अभी उपचुनाव होना है। ठीक, तो इस स्थिति में जो राजनीतिक पार्टियों के खर्च पर नियंत्रण करना या निगरानी रखने के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है, आपको यह भी पता होगा। तो आपको प्रश्न में वही पूछ रहा है कि मरवाही जो उपचुनाव होने वाला है उसके लिए किसको व्यय पर्यवेक्षक, है ना, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। कौन है भाई? इनका नाम है श्री आदित्य कमलाकर सोम कुंवर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आदित्य कमलाकर सोम कुंवर जी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। किसके लिए? मरवाही उपचुनाव 2020 के लिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा विधानसभा निर्वाचन हेतु अधिकतम व्यय की सीमा कितनी कर दी गई है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंस लिमिट फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। चलिए तो हाल ही में ये जो विधि और न्याय मंत्रालय है इसने विधानसभा चुनाव और जो संसदीय चुनाव होते हैं उनके संबंध में होने वाले खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। ठीक, पहले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में किसी कैंडिडेट द्वारा किया जाने वाला अधिकतम खर्च कितना होता था? 28 लाख रुपए होता था। इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 30,80,000 रुपए। वहीं अगर मैं संसदीय चुनाव की बात करूं तो संसदीय चुनाव की पहले सीमा थी 70 लाख रुपए, अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 77 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां से आप ये देख रहे हैं कि ये जो राशि है जो किसी कैंडिडेट के द्वारा निर्वाचन में अपने प्रचार के लिए खर्च किया जाता था उसमें वृद्धि कर दी गई है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है विधानसभा निर्वाचन हेतु। ठीक, तो विधानसभा निर्वाचन हेतु अब कितनी कर दी गई है व्यय की सीमा? 30,80,000 रुपए। याद रखेंगे, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछता है आपको। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संसदीय निर्वाचन हेतु अधिकतम व्यय सीमा कितनी कर दी गई है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंस लिमिट फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि पहले कितना था? 70 लाख था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया भाई? 77 लाख। किसके लिए? जो संसदीय निर्वाचन है, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है उनकी व्यय सीमा, उनमें होने वाले एक्सपेंस की सीमा अधिकतम कितनी कर दी गई? 77 लाख रुपए, 77 लाख रुपए। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के कितने असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है? हाउ मेनी इलिटरेट्स ऑफ द स्टेट्स आर टारगेटेड टू बी लिटरेट दिस ईयर अंडर द पढ़ना लिखना अभियान। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो पढ़ना लिखना अभियान है ये निरक्षरों को साक्षर बनाने का एक अभियान है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? जैसे कि हमारे यहाँ राज्य में चलता है एक राज्य साक्षरता मिशन, इसी की तर्ज पर गठित किया जा रहा है जिला साक्षरता मिशन। इसका लक्ष्य क्या होगा? इसका लक्ष्य होगा प्रत्येक 5 साल में जो 1/3 निरक्षर लोग होंगे, असाक्षर लोग, उनको साक्षर किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 5 साल में जो जनसंख्या है ना, या यूं बोले कि जो निरक्षर हैं उनके 1/3 संख्या को साक्षर किया जाएगा। तो पर्टिकुलर आपको बोल रहा है कि इस वर्ष के लिए टारगेट कितना है, तो इस वर्ष के लिए टारगेट कितना है? 2.5 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाए जाने का प्लान है। ठीक है, और ये जो जिला साक्षरता मिशन है इसमें भागीदार भी बनाया गया है कुछ लोगों को, जैसे कि आपका स्कूल के बच्चे हो गए, आपके कॉलेज के बच्चे हो गए, एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, है ना, आपने सुना होगा नेहरू युवा केंद्र। ठीक है, और अन्य जो स्वयंसेवी संस्था है वो इस कार्य में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2.5 लाख ऐसे लोग जो निरक्षर हैं
उनको साक्षर बनाने का जो लक्ष्य है वो पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत इस वर्ष के लिए रखा गया है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड सो फार अंडर द गोधन न्याय योजना। ठीक, तो आपको पता होगा कि जो गोधन न्याय योजना है ये प्रारंभ हुआ है 20 जुलाई 2020 से। इसका लक्ष्य क्या है? गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और जो गौवंशीय पशु हैं उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि इसमें किस्तों के माध्यम से गोबर की खरीदी की जाती है और हाल ही में 6वीं किस्त जो है इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक, तो अभी तक आपको पूछ रहा है कि ये जब से योजना प्रारंभ हुई है 20 जुलाई 2020 से, वहां से लेकर के अभी तक कितनी राशि का भुगतान जो है किया जा चुका है? तो इसका उत्तर है 39 करोड़ रुपए जो है वो कृषकों के खातों में पहुंचाया जा चुका है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने हेतु उनकी उत्पादन लागत निकालने के लिए देश भर में कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं? टू डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वेरियस क्रॉप्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ मेनी सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री टू इवैल्यूएट देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आपको पता होगा कि जो केंद्र सरकार है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है वो किसकी अनुशंसा पर करती है? CACP की। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो वो कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक, और हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वहां पर इसका 17वां केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो यहां पर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि वर्तमान में कितने केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो वर्तमान तक कितने किए जा चुके हैं? 16। 17वां जो स्थापित किया जाएगा वो किया जाएगा आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इससे क्या होगा? इससे जो छत्तीसगढ़ के कृषक हैं उनके फसलों का जो मूल्य है वो राज्य सरकार के द्वारा फिर डिसाइड किया जाएगा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान को जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की योजना है? विच प्लेस ऑफ द स्टेट हैज बीन प्लान्ड टू डेवलप एज द बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट? ठीक, तो इसका आंसर है भाई गढ़धनौरा। आपको पता होगा कि गढ़धनौरा जो है वो कोंडागांव में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और हाल ही में यहाँ पर कुछ वनौषधियों की प्रजाति पाई गई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आप एक नाम सुने होंगे, मालकांगनी करके एक कंद जैसा एक फसल होता है। ठीक है, जो किसके काम आता है? वनौषधि के काम आता है। इसके अलावा बहुत सारी जो वनौषधियां है वो इस क्षेत्र में पाई गई हैं। ठीक, तो इस क्षेत्र को जैव विविधता एक्ट 2007 के अंतर्गत इसको जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित करने का प्लान है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद? ठीक, आपके पास ऑप्शन में है श्री राजेंद्र तिवारी, श्री सुरेंद्र शर्मा, श्री बालकृष्ण पाठक या श्री छविंद्र कर्मा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र शर्मा जी जो है वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा में कौन नियम समिति का पदेन सभापति होता है? ठीक, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द रूल्स कमिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? आपके पास ऑप्शन में है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि एवं कानून मंत्री। ठीक, तो इसका उत्तर है विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो इस नियम समिति का। देखिए आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि जो विधानसभा है उसके संचालन के लिए बहुत सारी समितियों का निर्माण किया जाता है, तो उनमें से एक समिति है नियम समिति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स कमिटी। ठीक, तो ये जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो इसके पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? नियम समिति के। कौन होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष, याद रखेंगे। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2020? ठीक,
आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डॉक्टर रत्ना नशीने जी जो हैं इनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक, अच्छा क्यों किया गया है? इनको कुपोषण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए, ठीक है, या यूं बोले कि अभी जो सुपोषण माह चल रहा था उसके दौरान कुपोषण से निपटने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनमें अपनी सक्रिय भूमिका देने के लिए डॉक्टर रत्ना नशीने जी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक, और ये जो डॉक्टर रत्ना नशीने जी हैं वो वर्तमान में नारायणपुर एग्रीकल्चर कॉलेज की डीन है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक, तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।